नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आप सबको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको लास्ट में ये भूल जाता हूँ बोलना कि सब्सक्राइब कर लें करके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम आज शुरुआत करते हैं एक ऐसे टॉपिक की। आप सब यहाँ देख ही रहे होंगे टॉपिक का नाम क्या है। इससे पहले मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। अभी हाल में केरला में एक घटना घटी। मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आई है अभी। एक डॉक्टर जो 23 वर्ष की थी मेरे ख्याल से, और उनका हॉस्पिटल में ही जब वो मेडिकल एग्जामिनेशन कर रही थी तब चाकू मार करके उनकी हत्या कर दी गई। तो इस संबंध में क्या कानून है और हमें क्यों उसे जानने की ज़रूरत है, हमें ये भी जानना होगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही तराजू के दो पहलू हैं। हम अधिकार को तब तक नहीं समझ सकते जब हम कर्तव्य को ना समझें। जैसे देखिए, हम बहुत सारी चीज़ों पर कुछ हमारे कर्तव्य होते हैं और किसी के अधिकार होते हैं। जो किसी के अधिकार होते हैं वो हमारे कर्तव्य होते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं, अगर कोई डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल मेडिकल स्टाफ अगर नेग्लिजेंस करता है, नेग्लिजेंटली कोई वर्क करता है और उस पर कोई क्षति कारित हो जाती है, तो हमें उसके लिए क्या क्या डैमेज प्रोवाइड होगा, क्या क्या मिलेगा, ये हम सबको पता होता है। ये हमारे अधिकार हैं, लेकिन डॉक्टरों के ये कर्तव्य हैं। ठीक उसी तरह यदि डॉक्टर्स के ऊपर कोई हमला होता है और मेडिकल स्टाफ के ऊपर कोई हमला होता है, तो उसे समझना, क्योंकि हमले हो रहे हैं तो समाज के ही लोग कर रहे हैं, ठीक है, हमें ये समझना होगा। तो हम इसी टॉपिक पर मैं आज बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, ये जो है एक्ट डॉक्टरों के प्रिवेंशन के लिए, क्या एक्ट है? मेडिकल सर्विस पर्सन एंड मेडिकल सर्विस इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट 2010। बहुत लंबा नाम है, निबंध नाम है, बट ये एक्ट, अच्छा, ये जो 2010 लिखा हुआ है ना, ये छत्तीसगढ़ का है। मैं जो ये एक्ट मेरे पास है वो छत्तीसगढ़ का एक्ट है। अच्छा, कमोबेश आप देखेंगे कि सारे एक्ट ये हर स्टेट पास की हुई है ऐसे एक्ट, और 2000 किसी का 2008 है, किसी का 2009 है, किसी का 2012 है। छत्तीसगढ़ का 2010 में पास हुआ था ये एक्ट। और इसमें कुछ कुछ जो प्रावधान है, क्या डेफिनेशन क्या है, पनिशमेंट क्या है यदि कोई ऐसा अपराध करता है डॉक्टरों या मेडिकल स्टाफ के खिलाफ, नर्सेस के खिलाफ, तो हम उसे जानेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपको पढ़ना है तो ये इसी नाम से सर्च कीजिएगा, मेडिकल सर्विसेज पर्सन एंड मेडिकल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस। किसी भी स्टेट का आपको पढ़ना है, सब लगभग सेम ही है, सारे एक्ट लगभग सब कॉपी पेस्ट करा की हुई है इन्होंने, एक ही एक्ट है, उसको बस अपना अपना स्टेट में अलग अलग नाम दे दिया गया और जिस सन में पास किया उस सन का नाम लिख दिया गया है। सब लगभग सेम ही है, एक दो प्रावधान अगर अलग होंगे हर स्टेट में तो अलग होंगे, बाकी सेम है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये एक्ट और क्या क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है, हम डेफिनेशन समझेंगे। जैसे मेडिकल प्रोफेशन की क्या डेफिनेशन है, हम किसको मेडिकल प्रोफेशन में, मतलब मेडिकल प्रोफेशन हम किसको कहेंगे? जो हम आजकल देखते हैं जो क्लिनिक खोल के बैठे हैं या जो हॉस्पिटल में डॉक्टर है सिर्फ उनको कहेंगे? तो इसकी व्याख्या बहुत ब्रॉड है। जैसे अगर आप, जैसे एलोपैथी को भी, एलोपैथी तो शामिल है ही, एलोपैथी भी शामिल है, आयुर्वेद भी शामिल है, नेचुरोपैथी भी शामिल है और होम्योपैथी भी शामिल है, योगा शामिल है। आप देखेंगे एक महात्मा गांधी के बाद से एक बहुत प्रसिद्ध टेक्निक उन्होंने विकसित की, नेचुरोपैथी, जिसमें कोई इलाज मतलब कि कोई दवाई नहीं दी जाती है, उनको प्रकृति के द्वारा ही ठीक किया जाता है। मान लीजिए आपको बुखार है तो प्रकृति के द्वारा, मतलब धूप
दिखा करके पेड़ पौधे हवा पत्ती जो उससे सांस वांस के लेकर के वो लोग ठीक करते हैं, इसको कहते हैं नेचुरोपैथी। और नेचुरोपैथी भी इसमें शामिल है। इस एक्ट के तहत ये सारे कवर होंगे। तो ये याद रखना है, मेडिकल प्रोफेशन सिर्फ जो हम समझते हैं मेडिकल प्रोफेशन वो मेडिकल प्रोफेशन नहीं है। सारी टर्म जो भी स्वास्थ्य सेवा है, स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई सेवा है, प्रोफेशन, तो वो सारे मेडिकल प्रोफेशन में आ जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि प्रोवाइडर है, कौन किसको कहे जाएंगे प्रोवाइडर में, मतलब कौन कौन आएंगे इसमें। तो इसमें सिर्फ डॉक्टर शामिल नहीं है, इस एक्ट के अंदर में डॉक्टर भी तो शामिल हैं ही, नर्सेस भी हैं, नर्स भी कवर होंगे, फार्मासिस्ट भी इसी में कवर होंगे, और मेडिकल स्टाफ में जितने भी लोग हैं, इवन सफाई कर्मचारी के ऊपर भी यदि कोई हमला होता है, कुछ भी होता है उनके विरोध में, कुछ अपराध होता है, कुछ क्राइम होती है, तो वो इसी के अंडर में कवर होगा। दूसरी चीज इंस्टीट्यूशंस क्या है, ये सारे चीज डेफिनेशन में लिखे हैं, आप चाहें तो ये सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। इंस्टीट्यूशंस क्या है, तो कोई भी ऐसी जगह जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हो। ठीक है। इवन यदि कोई मैटरनिटी होम है जहां पे ये सेवाएं प्रोवाइड की जाती हो, ठीक है, तो वो भी इंस्टीट्यूशंस इस टर्म में मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में गिना जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका पनिशमेंट क्या है, अगर कोई अपराध कारित करता है किसी डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ के खिलाफ, किसी नर्सेस के खिलाफ, फार्मासिस्ट के खिलाफ, तो उसके लिए क्या क्या हमारे पास उसके प्रावधान क्या है, कानून क्या है। तो पनिशमेंट में, पनिशमेंट बताने से पहले ये दो टर्म बताऊंगा, क्योंकि इसी में लिखा हुआ है इसमें कि ये जो अगर इस एक्ट में जो अपराध करता है किसी हॉस्पिटल में या किसी भी मेडिकल स्टाफ के खिलाफ, तो वो क्या होगा, वो अपराध क्या होगा, कॉग्निजिबल होगा। कॉग्निजिबल, इसको संज्ञेय बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब होता है कि देखिए, कॉग्निजिबल का मतलब ये होता है कि कुछ मामलों में पुलिस वारंट लेकर आपके पास जाती है। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि सामने वाला कहता है कि दिखाओ, वारंट दिखाओ, और कुछ मामलों में पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, आपको पता होना चाहिए। तो जिस मामलों में पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है वो है कॉग्निजिबल ऑफेंस। ठीक है। बहुत सारे अपराध हैं, जैसे मान लीजिए कि रेप है, मर्डर है, बहुत बड़े बड़े जो अपराध हैं उसमें जनरली वो कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है, पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। दूसरी चीज, ये इस एक्ट में कहा गया है कि ये जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल है। अच्छा, नॉन बेलेबल का मतलब सिर्फ इतना है कि पुलिस बेल नहीं दे सकती। ठीक है। मजिस्ट्रेट बेल देते हैं, अगर मजिस्ट्रेट बेल देना चाहें तो इसको कहते हैं नॉन बेलेबल। तो ये जो ऑफेंस है वो क्या है, नॉन बेलेबल है और कॉग्निजिबल है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक। और ये पनिशमेंट इसमें कहा गया है टू मे बी एक्सटेंड 3 इयर्स। इसका जो पनिशमेंट है वो मतलब 3 इयर्स तक एक्सटेंड की जा सकती है, मतलब मैक्सिमम 3 ईयर है। ठीक है। और 50,000 रुपए फाइन, या बोथ, दोनों। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज कहा गया है कि जो 50,000 है ना, अगर आप ऐसे ये देखिए, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी डॉक्टर्स की स्टाफ की अगर प्रॉपर्टी को आपने डैमेज किया है, तो उसके लिए ये प्रावधान है कि जितना उसकी पूंजी है, उस वस्तु की लागत है, उस सामान की लागत है, उसका 2 गुना, या फिर कोर्ट जो तय करे वो इसमें पेबल होगा। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, ये तो है ये इस एक्ट के अंडर में ये सारी चीजें। अब सवाल ये भी तो उठता है, अच्छा जो अभी केरला में घटना हुई, ये एक्ट वहां 2012 में लागू हुआ है और 2012 से वो चल रहा है केरला में, तब भी अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो क्या ये पनिशमेंट की उपयोगिता है या इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए। अभी वहां के डॉक्टर्स इसमें कुछ संशोधन की मांग भी कर रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए कि क्यों ये क्या इसकी जरूरत है, कि हमें इस संशोधन की जरूरत पड़े। मैंने पहले ही कहा था कि हमारे ये जो अधिकार हैं
वो किसी के कर्तव्य होते हैं और किसी के कर्तव्य किसी के अधिकार होते हैं। हमें ये समझना होगा कि ये, अब देखिए कोविड के टाइम आपको एक बात बताऊं, कोविड के टाइम एक एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास नहीं किया, संशोधन किया। वो एक्ट पहले से था, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 का एक्ट था। उस एक्ट, वही एक्ट को जब कोविड आई उस समय इन्होंने संशोधन किया और वो फिर एक्ट कहलाया एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020। और उसमें ये जो प्रावधान है इससे लगभग और ज्यादा खतरनाक थे प्रावधान। कहने का मतलब ये है कि जैसे इसमें 3 साल है, वहां 7 साल था शायद उस एक्ट में, और ये 50,000 भी 1 लाख था। और जैसे वहाँ 1 मंथ तक जो चार्जशीट है वो 1 मंथ के अंदर ही फाइल करना है, ऐसे कुछ प्रावधान थे। तो इससे बहुत ज्यादा वो और कठोर थे, डॉक्टरों के फेवर में थे, कठोर थे। इसके बावजूद आप कोविड समय में देखेंगे कि डॉक्टरों के खिलाफ बहुत सारी हिंसाएं हुई। तो क्या ये जरूरत महसूस नहीं हो रही कि इसको और ज्यादा संशोधन किया जाए? अच्छा, एक मजे की बात बता रहा हूँ, ये जो छत्तीसगढ़ का एक्ट है ना, पता नहीं क्या सोचकर इन्होंने ये जो कॉग्निजेबल है इसको नॉन कॉग्निजेबल कर दिया था। छत्तीसगढ़ 2010 में, छत्तीसगढ़ का जो एक्ट है वो 2010 का एक्ट 2010 में बना और 2016 में फिर से एक बार संशोधन हुआ। तो 2016 में इन्होंने कॉग्निजेबल डाला है, इससे पहले नॉन कॉग्निजेबल था। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि क्या फिर से ऐसा संशोधन होना चाहिए कि इसको और थोड़ा सा कठोर बनाया जाए। तो देखते हैं, और इस विषय पर आपका क्या मानना है कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। हम फिर कभी किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो पसंद आया ही होगा, तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।